ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको हम माहिर कानून से ही सुन सकते हैं, लेकिन इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो केस का भी फैसला हुआ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इससे फ़ायदा किस किस को हो सकता है। और अभी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उस पर हमें जो जवाब लेना है उसके लिए हमने बैरिस्टर अली ताहिर साहब से रब्ता किया है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त 3 साल की सज़ा हुई है और 5 साल जो है वो नाअहली है, ये सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन पहले जो पीटीआई के वर्कर्स और उनके वकला ये बात कर रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ को हमें ठीक तरह से पेश करने का मौका नहीं दिया गया, उनके लोगों को एक तरफ कर दिया गया और बड़ी फुर्ती दिखाई गई है फैसला देने में। इसकी क्या कानूनी बारीकियाँ हैं जिसको बाद में केस में एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है और बड़ा एप्टली उसको कन्फाइन कर दिया है लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक रश्ड ट्रायल था। इनफैक्ट के जो एविडेंस खान साहब की है वो भी उनको एड्यूस नहीं करने दी थ्रू हिज विटनेसेस। उसके खिलाफ जो अपील है वो भी 10 को लगी हुई है, लेकिन उससे पहले जो है वो मुकदमा जो है वो खत्म कर दिया गया है। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा ये देखा है कि इस तरह से जो ट्रायल जो है इतनी तेजी से चला हो, जिसको आप कहते हैं सुपर सोनिक स्पीड, तो इसके ऊपर जो है वो ट्रायल चला है और इसके अंदर कानूनी तौर पर, आईनी तौर पे बड़ी खामी है। डिटेल जजमेंट मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि मैं एक एक करके मैं भी बात को समझना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है, जो सामने वाली पार्टी है वो ये कहती है जनाब कि बार बार आपको ये कहा गया पीटीआई वालों को कि आप अपने गवाहान को पेश कर दें, लेकिन पीटीआई इस मामले में संजीदा नहीं थी, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि बहुत जल्दी केस को निपटाना पड़ा। इसकी हवाले से आप क्या समझते हैं? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो अपने 4 गवाह जो हैं वो उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहते थे। जहां तक मैंने उस जजमेंट को पढ़ा है, मुझे तो उन जजमेंट के अंदर कन्विंसिंग बात नहीं लगी, क्योंकि ये मैटर उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। या तो जज साहब इस मैटर को एड्रेस करते, इसको जजमेंट में डील करते, तो फिर बात समझ आती। यहाँ पर असल में तो जो कानूनी वैल्यू देखी जानी है वो उस जजमेंट की देखी जानी है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसी बेशुमार कानूनी गलतियां हैं जो मुझे लगता है कि अपील में ये फैसला जो है किसी सूरत सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो बेशक ये हो कि आर्टिकल सेक्शन 137(4) इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो मेंटेनेबिलिटी का जो इशू है उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि वो जिन जज के खिलाफ बायस का एलिगेशन था, उन्होंने 2 बार रिमांड ऑर्डर के बाद तीसरी दफा दोबारा अपना माइंड अप्लाई किया, हालांकि फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो केस के अंदर जो है दरकार थी। इसी तरह कुछ ऐसी चीजों में वो जजमेंट गई, जैसे खान साहब के घर का फर्नीचर है जो चार्जशीट में ही नहीं था। अच्छा, ये बाइस होने वाली बात भी मेरा ख्याल है कि नाजरीन के सामने इसको भी क्लियर होना चाहिए। आप वो बाइस होने की बात कर रहे हैं जो एक फेसबुक की पोस्ट सामने आई थी और स्क्रीनशॉट सामने आए थे, आप उस हवाले से बात कर रहे हैं? जी, वो भी है, लेकिन अदरवाइज भी जो कंडक्ट था जज साहब का, मैंने तो ऐसा बाइस ट्रायल मैंने नहीं देखा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट सीम्ड लाइक ही हैड अ जॉब टू डू जो उन्होंने की, और उसके बाद वो लंदन चले गए। देखिए, वो जो फेसबुक की पोस्ट थी उनके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एफआईए 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराए। तो अगर 14 दिन बाद रिपोर्ट ये आती है कि ये तो वाकई इनकी दिलावर साहब की पोस्ट थी, तो क्या इसका मतलब है कि इस ट्रायल को फिर आप मिस ट्रायल डिक्लेयर कर देंगे? और अगर इसको मिस ट्रायल डिक्लेयर करना था तो फिर इस ट्रायल को कंक्लूड क्यों किया? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बार बार इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना चाहते हैं। बड़ी अच्छी कानूनी टीम पीटीआई के पास मौजूद है, क्या खुद ये अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फेसबुक कंपनी से रब्ता नहीं कर सकती थी कि अगर वो पोस्ट डिलीट हो भी गई है तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ कानूनी माहिरीन पीटीआई के नहीं कर सकते थे ताकि उनका केस स्ट्रांग होता? जरूरी है कि एफआईए के पास ही जाना पड़े?
जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, मजबूरी है, एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन आते हैं। के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जो हम सवाल छोड़ के गए थे वही हम बैरिस्टर अली ताहिर साहब से करते हैं। जी बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बताइए कि क्या तैयारी थी पीटीआई की अपनी लीगल टीम की कि वो इस तरफ भी जाती कि जनाब ये अगर मामला अगर हल हो जाता तो पूरा केस ही उलट जाता कि इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, इस केस को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं जी, देखिए जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एफआईए है। कानून के मुताबिक जो कोर्सिव कार्रवाई है वो एफआईए ही कर सकती है, या फिर पीटीआई के जो वकला है वो कोर्ट के जरिए कोर्सिव कार्रवाई कर सकते हैं। वो फिर जिसको कहते हैं पुटिंग द व्हील इनटू मोशन। अब जाहिर है जज साहब खुद तो जाके नहीं लिखते, तो जज साहब फिर एफआईए को डायरेक्ट करते हैं कि भाई करो और रिपोर्ट लेके आओ। तो ये तो पीटीआई के वकला ने किया है, और मैं नहीं समझता कि इस केस में पीटीआई के वकला की कोई ज्यादा गलती थी। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो ब्लेम है वो थोड़ा सा अनफेयर होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि एक हाई प्रेशर ट्रायल है ये, और इस हाई प्रेशर ट्रायल के अंदर जिस तरह से ट्रायल को कंक्लूड किया गया है, जिस तेजी के साथ, वो मैं समझता हूं कि किसी भी वकील के लिए बड़ा मुश्किल था उससे कोप अप करना। और आई थिंक इट इज वेरी सिंपल कि जो मेंटेनेबिलिटी के इशू थे वो पहले एड्रेस हो जाते। इस बात में कोई शक नहीं है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सना, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, और मैं इस केस में समझता हूं दैट जस्टिस हैज बीन क्रश्ड। आप ये देखिए कि कानूनी सुकम की तरफ वापस आते हैं, पार्ट ऑफ द जजमेंट स्टेट्स के वो जो तहाइफ थे उनकी वैल्यू को इंडिविजुअली स्टेट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए जो मेंजरिया का कॉन्सेप्ट है कि आई नीड टू हैव अ गिल्टी माइंड, वो तो खान साहब का फिर नजर नहीं आता, क्योंकि कहने का मकसद है कि मैंने ये कहा मेरे पास 6 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास कौन कौन सी 1 करोड़ रुपए की 6 गाड़ियां हैं। तो ये बेसिक तो क्यूमुलेटिव टोटल तो उनका नजर आ रहा है, इसके ऊपर कन्विक्ट कर देना और फिर वो जब एविडेंस लेके आना चाह रहे हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे एक और मैं सवाल करने वाली हूँ, वो आगे लेके चलेंगे। जब 4 बकरियों का जिक्र हर खाने में आता है तो क्या इतनी बड़ी चीज़ों का जिक्र और उसको डिफाइन करना जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया, तो खुद पीटीआई वालों की कितनी गलती है, उनके वकला की कितनी गलती है, या उनके जो टैक्स देने वाले हैं, जब मैं और आप आम शायरी होते हुए, सर मेरी बात को कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिए। मैं और आप भी अगर टैक्स पे कोई पेपर पे साइन करते हैं तो हम ऐसे तो नहीं कर देते, हम तो बड़ी देखभाल के करते हैं ना कि हमें किस चीज पे साइन करना है, क्या करना है। क्या ऐसे ही किसी शख्स को छोड़ा जा सकता है, वो भी साबिक वजीर आजम को, कि अगर वो इस चीज में कोई भाम रह जाता है वो साइन कर देता है? तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो इसमें लॉ का बड़ा एक क्लियर जो है प्रिंसिपल है, आप जिसको इबाम कह रहे हैं उसको एम्बिग्विटी कहते हैं। एम्बिग्विटी का फायदा हमेशा टैक्स पेयर को दिया जाता है, एम्बिग्विटी का फायदा हमेशा डिक्लेरेंट को दिया जाता है। उसने आगे ये दिखाना होता है कि मुझसे अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई है तो दैट वाज नॉट क्रिमिनल इन नेचर, उसके ऊपर कोई सिविल लायबिलिटी तो लगाई जा सकती है, लेकिन 3 साल की सजा दे देना, 5 साल के लिए सियासत से बाहर कर देना, और उसके बाद उसको उसकी जो एक लिबर्टी है उसको कर्टेल करना, ये क्रिमिनल लेवल जो है, ये पनिशमेंट्स हैं, ये पीनल प्रोविजंस हैं। अच्छा, क्रिमिनल लेवल तो है, लेकिन यही क्रिमिनल लेवल हमने इस तरह सिर्फ आपको बात सिर्फ समझाने के लिए कि ये फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ मिस डिक्लेरेशन। अब मिस डिक्लेरेशन है कि अगर कोई एक ऐसी खातून है जो अपने घर में 25,000 रुपए तनख्वाह से अपना घर चलाती है, तो उनसे भी हिसाब में कोई 100-200 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है। देखना ये होता है क्या ये 100-200 रुपया जो ऊपर नीचे हुआ ये टैक्स इवेजन के लिए हुआ, क्या ये जो है अदरवाइज किसी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी की वजह से किया गया। ये जो 2 सवाल हैं ये तो मिसिंग है जजमेंट के अंदर से, और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दिस जजमेंट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ, क्योंकि सजा देने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि गलती पकड़ी जाए, सजा के लिए ये भी दिखाना है कि ही हैड अ गिल्टी माइंड। जजमेंट में इस चीज का कोई जिक्र नहीं।
अच्छा, एक और चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि पहले कहा गया कि जी आप अपने गवाहान को पेश कर दें, और जब ये कहा गया कि जी लिस्ट दी गई तो उनसे फ़ौरन कहा गया कि पेश करें, और ये कहा गया कि जनाब वो तो कराची में हैं तो अभी फौरी तौर पे पेश नहीं हो सकते। तो उनसे कहा गया कि नहीं जनाब, आपके जो गवाहान हैं वो रेलिवेंट ही नहीं है। ये पहले ही कह दिया गया कानूनी तौर पर इसकी किस हद तक इजाज़त होती है कि कोई भी जज ये कह सके कि जी जी सेक्शन 265F सब क्लॉज 7 बिल्कुल क्लियर है कि एक्यूज को उसकी डिफेंस पुटअप करनी देनी पड़ेगी। पहले एविडेंस सुनने से पहले कैसे फैसला किया जा सकता है कि मैं आपकी एविडेंस सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? एविडेंस सुन ली जाती, उसके बाद मेरिट पे फैसला किया जाता है। यही तो वो चीजें हैं जो एज अ वकील मेरे लिए और बहुत सारे मेरे जो प्रोफेशनल दोस्त हैं उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ तक प्रोविजन मौजूद है कि जहां एक्यूज कहे कि ये एविडेंस इंपॉर्टेंट है मेरे केस के लिए, और वो आदमी खुद चल के कोर्ट ना आ सके, तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है कि आप जाके देख के आए। द एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे खान साहब के केस में तो उनको एक दिन भी नहीं दिया गया कि वो गवाहान को लेके आते। और सना बस एक आखिरी जो मैं इसको अटैक करूंगा जजमेंट को, वो ये कि आप ये देखिए कि 12 बजे फैसला रिजर्व हुआ और 12:30 बजे 30 पेज का फैसला लिख दिया गया। मेरा ख्याल है कि चैट जीपीटी भी इतना तेज नहीं है, हालांकि उसे भी हेलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन वो भी इतना तेज नहीं है कि 30 मिनट में 30 सफे। शहबाज फुर्ती बड़ी तेज है, उसको भी मान लें, जो जिसकी अच्छी चीज है उसको माने। बड़ी लेजिस्लेशन में बड़ी फुर्तियां दिखाई गई है इसमें। पाकिस्तान होना चाहिए अगर ये वाकई 30 मिनट में 30 पेज लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसा ना चीज तो 5 पेज लिखता है, उसमें भी 10 गलतियां निकालता है, बार बार रिवाइज होता है। तो वो अगर 10 मिनट यानी 30 मिनट में 30 पेज लिख सकते हैं, तो उनको तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया की जुडिशरी का ताज होना चाहिए और उनकी बोली लगनी चाहिए कि लेके आओ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और इसको अपने मुल्क का जाके चीफ जस्टिस बनाओ। अच्छा सर, एक और कानूनी चीज़ आपसे पूछूंगी जाते जाते, क्योंकि अभी कुछ वक्त है हमारे पास। ये मुझे बताएं कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये जाता है, क्या समझते हैं कानूनी माहिर की हैसियत से क्या हो सकता है आगे? मेरी एक प्रिडिक्शन है, हालांकि प्रिडिक्शन जो है वो इस तरह देनी नहीं चाहिए, मगर मेरा जो एक रीजनेबल जो मेरी रीडिंग है इस केस की, वो ये कहती है कि 10 अगस्त को जब ये मैटर लगा हुआ है, खान साहब की एविडेंस एड्यूस करवाने के ऊपर जो ऑर्डर के ऊपर जो अपील लगी हुई है, क्रिमिनल रिवीजन लगी हुई है, सॉरी, मैं समझता हूं कि वो अलाउ हो जाएगी और ये जो सेंटेंस है ये सस्पेंड हो जाए। ये क्रिमिनल आप बता रहे हैं कि बिल्कुल उसको इस तरह से ट्रीट किया गया है। आपको माजी में याद है कि नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह से ट्रीट किया गया था, नाअहल किया गया था। ये नाअहली वाला मसला कौन हल करेगा? क्या हमारी कानून की किताबों में लिखा हुआ है कि नाअहली होती है, या ये फकत सियासत पे सियासत है? क्या नाअहली का कोई कानून है इस पे? ये बेईमानी है, सरीहन बेईमानी है। जिस वक्त आई एम नॉट अ हिपोक्रेट ना, जिस वक्त नवाज शरीफ का फैसला आया था, मैंने उसी वक्त कॉलम लिखा था, पनामा वर्डिक्ट इज एन इनग्लोरियस प्रेसिडेंट। मैंने उस ऑर्डर को अटैक किया था कि इकामे के ऊपर मुल्क का वजीर आजम फारिग कर दिया। इस मुल्क के साथ मेरा ख्याल है कि ये मिस डिक्लेरेशन के ऊपर वजीर आजमों को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देना, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ इस मजाक को खत्म कर। तो यहाँ पे अभी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, मैं आपसे जो अभी क्वेश्चन है वो मेरा वो वहीं पे बाकी है। एक स्टूडेंट की ऐसे से पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि कानून को नहीं जानती, क्या कहीं कानून में इसका जिक्र है कि नाअहली हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, 63(1)(h कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट वो नाअहली नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट एज अ पार्लियामेंटेरियन। बट वो नाअहली इस वजह से होती है कि जहां पर किसी एक्यूज्ड का गिल्टी माइंड जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका हो। इस केस में मैं नहीं समझता कि खान साहब का गिल्टी माइंड इन एनी इवेंट एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ यह आता है कि अगर फुर्तियाँ हर चीज़ में दिखाई जाएं तो मामला बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फुर्तियाँ उस मामले में दिखाई जाती हैं जो कानून साजी हमें करनी होती है या हमें किसी को सजा दी जाती है। सिनेरियो वो नहीं बनना चाहिए कि आगे आने वाली नस्ल या पाकिस्तान की तारीख ये कह सके कि किसी को सजा सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो शख्स नापसंद था। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। दुआ वही है जो हमेशा होती
होती है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।